सुनो, now listen. Accounting standard 17. लास्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किया था. दैट वाज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था. आधा पौना घंटा सिर्फ सुनने का, यहां पर ध्यान दो. ठीक है, बाद में जो बुक में करने का बाद में लिखेंगे वगैरह सब. अंडरस्टैंड. पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्यों बना है, कैसे बना है, क्या पार्ट है, मेन चीज उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रेजेंटर पॉइंट ऑफ व्यू. पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले एक्सप्लेन करेगा, फिर उसका बाइफरकेशन कैसे हुआ है या क्या रिपोर्टिंग करने का है, वो सब चीज का बात करेंगे. तो सुनो, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज सीखा है अकाउंट्स में, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमको है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने अभी तक एक फाइनल अकाउंट बनाना सीखा है. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट वी नो दैट कंपनीज फाइनल अकाउंट, नाउ वी कैन से दैट सर हम लोगों ने किस लोगों ने सर अमालगमेशन भी किया है और इवन वी हैव डन द कंसोलिडेशन आल्सो. So when we are saying that we have done consolidation, it means we have two separate businesses. They are merging because holding subsidiary relationship is there, and we have to prepare a consolidation report also. तो हमने बोला okay, we also know that some part. Then what we have learned new that we can say that कि बैलेंस शीट अगर बनता है तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है वो हमको दिख के आता है. तो एक मैं बात करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिग ब्रांड, बहुत बड़ा कंपनी है. सो वो कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है हम लोगों को कहां से पता चलेगा, उसका एनुअल जनरल रिपोर्ट से. सो वी कैन आइडेंटिफाई कि कंपनी का टर्नओवर कितना है एंड कंपनी इज अर्निंग हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी हैव अग्रीड. सेम वे आईटीसी, बिग कंपनी, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट नाम क्या, आईटीसी. उसका बैलेंस शीट वगैरह सब बनता रहेगा, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. ऐसा पीएनजी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. बाबा का पतंजलि, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट यू कैन से. तुम बोलो कौन सा चीज नहीं मिल रहा है, सब मिलेगा उसके पास से. तो वी हैव दैट थिंग. तो अब ये सब कंपनीज का नाम इसके लिए लिया ना बिकॉज वो डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सारे घर पे आते हैं. ऐसे इंडस्ट्रीज में हम लोग देखने को जाएगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बट वो प्रोडक्ट्स हमने कभी देखे नहीं. तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज. वी नो दैट कि हाँ ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट हमने देखा. सो नाउ वी आर सेइंग दैट सर देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. द रीजन इज बिकॉज कंपनी हैव लॉट्स ऑफ या कंपनीज हैव नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, and in different area, different genre, they have different products. So we know that entirely overall हम लोगों को यहां पर कौन सा कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया है. बट नाउ शेयर होल्डर ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो दैट कि भाई देखो प्रोडक्ट तो कमा के दिया है तुमको, बट उसमें तुम्हारे पास 100 प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइप में तुम्हारे पास प्रोडक्ट है. अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर्स दैट दे आर सेलिंग इन द मार्केट. ये तो एक छोटा सा चार्ट है, बट तुम देखो यहां पर ध्यान से, इफ इट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, बूस्ट भी उनका, हॉर्लिक्स भी उनका है. तुम बोलते बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वो बोलता हॉर्लिक्स, बोलता तुम लड़ो, तुम इसमें झगड़ा करो इसमें झगड़ा करो, हमारा ही है सब, पैसा इधर ही आएगा. बट तुम देखो कितने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास. अब हर प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा के दे रहा है कि नहीं कमा के दे रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है. पता चला कि एक जगह पे तुमको प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह पे तुमको लॉस होते जा रहा है. सो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर थिंग या एक पर्टिकुलर एरिया अगर तुमको लॉस करके दे रहा है तो डेफिनेटली कंपनी का नजर होना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज इफ इट इज मेकिंग अ लॉस डेफिनेटली उसको निकाल दो. अदरवाइज तुम बोलोगे सर कंपनी तो प्रॉफिट कर रहा है, बट अगर वो नहीं रहेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कर सकता है ना. और दूसरा चीज सेम वे, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया अगर तुमको ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो उसके ऊपर फोकस भी तो देना पड़ेगा. that if it is earning a more profit, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो we have to see about that potential.
कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, इस पे ध्यान दो। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो रिसेंट, ऐसे तो तुम्हारे पास बहुत एग्जांपल आ जाएंगे, बट रिसेंट अगर मैं बात करता हूं तो सी, स्नैपडील चालू हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि पहले किसी को आइडिया नहीं आया रहेगा। कोविड के पहले हम लोग भी 3-4 जन बैठे थे, हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि ऐसा अपन कुछ सर्विस चालू करते हैं जिसमें सब काम वालियों को अपन अलर्ट करेंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत तकलीफ है। और लिटरली हमारे 3-4 जन के फ्रेंड के दिमाग में ये आइडिया आया भी था, बट एग्जीक्यूट कौन करेगा, तब बिजी है, चला गया। हमारे दिमाग में काम वाली का तो आइडिया था, साथ में ये भी आया था कि कोई प्लम्बर ये सब वगैरह, बिकॉज ये सब तो वो अर्बन क्लैप वाले ने कर दिया, उसका काम वही है। बट जो भी है, स्नैपडील आया, स्नैपडील का ग्रोथ दिखा, सबको दिखा, एकदम देखो रास्ते पे दिख रहा है। विद इन 6 months अर्बन क्लैप वाले ने चालू किया, वो प्रोंटो वाला करके एक और आ गया है। अब देखो कंपटीशन उनके आपस में भी आ गया, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट अर्बन क्लैप वाला जो भी है वो ये डायरेक्शन में नहीं था, वो ये एरिया में नहीं था, उसने चालू कर दिया ना इंस्टा हेल्प सर्विस, वो आया ना, उसके लिए एक अलग क्या हो गया, एक अलग बिजनेस एरिया हो गया। हाँ, अब वो इसमें सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात का चीज है, बट उसका ओवरऑल प्रॉफिट में इंपैक्ट तो आएगा, उसका ये पार्ट है ही नहीं, बट वो आ रहा है ना, तो ही विल गोइंग टू चेक। और उसने क्यों चालू किया, बिकॉज उनको दिख रहा है हर जगह पे ग्रोथ है। उसके पहले अगर थोड़ा सा पहले जाएगा, जेप्टो है, फिर उसके बाद कौन सा है, ब्लिंकिट है, अमेजॉन नाउ है, स्विगी भी है, ठीक है, इंस्टामार्ट है, बिग बास्केट है, सब सेम लाइन में ही है ना। बट तुम देखोगे तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो भी है, उसका जो पेरेंट कंपनी है, वो सिर्फ ये अकेला काम नहीं कर रहा है, उसका बहुत सारा चीज है जो चल रहा है साइड बाय साइड। सो वर्टिकल डायरेक्शन वो लोग खोल रहे एक नया कि हाँ ये भी हो सकता है, कि ये भी कर सकते हो, दिस कैन बी हैपन। तो यहां पर हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, हम यहां पर देखो, अगर तुम देखोगे यहां पर तो देखो, सोप में लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय सब उनका ही है, पियर्स, हमाम, ये सब उनका ही है। बिस्किट में भी अगर तुम देखोगे तो बिस्किट में भी ऐसी बहुत सारी लाइंस है। वो नहीं चाहते कि अपने पास कस्टमर्स कोई चला जाए, तो दे हैव द प्रोडक्ट, वरना लक्स तो बरसों से चल ही रहा था। एक ऐसा टाइम पीरियड था इंडिया में कि सोप मतलब लक्स ही होना चाहिए सबके घर पे, हाँ सबके घर पे वही होना चाहिए, क्योंकि लक्स वाले का एक स्ट्रेटेजी था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, इंडिया की जो टॉप एक्ट्रेस वो टाइम पे रहेगी वो लक्स की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, स्टार्टिंग विथ श्रीदेवी, देन माधुरी, देन आफ्टर दैट ऐश्वर्या, रवीना वॉज दैट पार्ट, ऐसा। फिर दीपिका पादुकोण भी वो टाइम पे एक बार आई थी। फिर एक एड देखना तुम लक्स का, शाहरुख भी था, आई एम नॉट किडिंग, वो शाहरुख खान इज अ गुड सेल्समैन भाई, उसके जैसा दिमाग रहेगा ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग इज अ गुड एक्टर, बट ही इज अ गुड बिजनेसमैन। जो एम्पायर उसने खड़ा किया है, ऐसा छोटा मोटा बात नहीं है, बट वो भी था एड में। तो लक्स वाला जो भी है यहां पर, वो अगर प्रॉफिट कर रहा है, अगर उनके पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक पूरा एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एंड दे वांट टू नो दैट, या बिजनेसमैन वांट्स टू नो दैट, नो डाउट एंटायरली कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट, बट कहीं पर ऐसा ना हो कि कुछ एरिया जो भी है वो तुम्हारा लॉस करता हो। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट यू हैव टू गिव a report which is called as a segment reporting. Now what is the exact segment? Segment का मतलब ये होता है कि I am not going to go with the each and every product, but एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जिसमें सब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो, जिसमें सब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो। अब सिमिलर मतलब एग्जैक्ट वैसा नहीं बोला है, सिमिलर मतलब यहां पर वर्ड है risk and return from that product, that if you are launching that product,
रिस्क है तो भाई वो जितने भी प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर एरिया में या वो पर्टिकुलर सेगमेंट में सब पे सेम रिस्क है, रिवॉर्ड है तो सब पे सेम रिवॉर्ड है. So if they have the separate मतलब we can say that what will be the considering in one segment if the product have same risk and return. वो सेम रिस्क एंड रिटर्न रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी अंडर सेम सेगमेंट. तो अगर तुम देखोगे यहां पर पर्सनल केयर करके एक सेगमेंट बनाया उन्होंने, नाम देखो अंदर सब उसका प्रोडक्ट, Close-up, Hammam, Rexona, Piers, X, then Liver Ayush, then Lux, Lifebuoy, Liril. Personal care. न्यूट्रिशन, ये सब बच्चों के लिए, या फिर ये रेड लेबल वगैरह जो भी है, चाय वगैरह भी उसके अंदर ही डाल दिया उन्होंने. बट ये उन्होंने क्या बना के रखा है, एक सेगमेंट बना के रखा हुआ है, बिकॉज उनको लगता रहेगा सेम रिस्क एंड रिटर्न है. ब्यूटी एंड वेलबिंग, ध्यान से देखो, कुछ प्रोडक्ट इधर के इधर होने चाहिए थे बट ठीक है. यहां पर होम केयर, नाम देखो सब. अब व्हाट इज द रिस्क एंड रिटर्न, अब यहां पर रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो अगर वो सोप वगैरह में कुछ भी चेंजेस आया मार्केट में तो ये पूरा सेगमेंट को इफेक्ट आएगा. ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एरिया को सेगमेंट को इफेक्ट आएगा, यहां पर पूरा सेगमेंट को इफेक्ट आएगा. ये देखो ये पूरा उसका आइसक्रीम वाला एरिया. अभी आइसक्रीम वाला एरिया के ऊपर से एक एग्जांपल लेता हूं, देखो कैसा सेगमेंट को इफेक्ट आता है. ऐसा सेगमेंट दो तरीके से बनते हैं, पहले उसको बात करते हैं, बाद में उस पर इफेक्ट. सेगमेंट दो तरीके से बनते हैं, एक बनता है बिजनेस सेगमेंट और दूसरा बनता है जियोग्राफिकल सेगमेंट. एक कौन सा बनता है, बिजनेस सेगमेंट, दिस इज बिजनेस सेगमेंट. और दूसरा कौन सा बनता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट. जियोग्राफिकल सेगमेंट तुमको मैं एग्जांपल देता हूं पहले. व्हेन वी आर सेइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट तो उसमें तुम भी एक पार्ट हो फ्रॉम आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा नंबर जो स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, WRO. इट मींस वेस्टर्न रीजन. ऐसा टोटल आईसीआई ने भी 5 पार्ट में डिवाइड किया, WRO, CRO, ERO, NRO एंड जो बचा एक वो 5 SRO. सदर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, सेंट्रल एरिया एंड वेस्टर्न एरिया. सो उन्होंने अपना सेगमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया. क्यों, उनके लिए तो ऐसा नहीं है कि सेगमेंट के लिए उनको क्या है, बाइफर्केशन करने को इजी हो जाए. दैट इज व्हाट जियोग्राफिकल सेगमेंट. सेम वे यहां पर भी ये बिजनेस का भी जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है. और जियोग्राफिकल सेगमेंट सपोज मैं बोलता हूं इंडिया का जियोग्राफिकल सेगमेंट है तो डेफिनेटली एरिया भी तो डिवाइड किया रहेगा उन्होंने. अब एग्जांपल लेते हैं यहां पे, सपोज ये आइसक्रीम वगैरह का पार्ट लेते हैं. सबसे ज्यादा सेल आइसक्रीम का कब होता है, डोंट थिंक फ्रॉम मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अपने यहां 12 महीना चलता है, अपने यहां का बात मत करो. अपने यहां ठंड गर्मी कभी भी चेंज होता है मौसम. ठीक है, वेदर लाइक हाँ हम चेंज हो रहा है भाई. ठीक है, तो डोंट थिंक फ्रॉम मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू. जनरली आइसक्रीम वगैरह का सेल कब बढ़ता है, जनरली गर्मी वगैरह में. ठीक है, और सबसे कम कब होता है, विंटर्स में. अपने इधर विंटर्स नहीं आता, बट नॉर्दर्न एरिया में विंटर मतलब टिपिकल विंटर रहता है. आपको लगता है वो विंटर में कोई चाय का मस्त तोलेगा आइसक्रीम, अपन आइसक्रीम खाते हैं, अपन कर सकते हैं. अपने अंदर है अलग अलग टाइप के कीड़े. सो वी कैन डू दैट. मतलब मेरे में तो है, मैं लिटरली ठंडी जगह पे जाएगा मैं उधर से आइसक्रीम ही खाएगा. लोग चाय पीते हैं या ऐसा कि गरम रहे, अपन उल्टा है. मेरे को मजा आता है ठंडी जगह पे जाके आइसक्रीम खाने का. लोग पागल बोलते हैं, लिटरली उधर के रहने वाले लोग अपने को पागल समझते हैं. बट ठीक है, उधर वाला किधर अपने को जानता है. हाँ, और कैसा होता है कि अगर अपन बोलते हैं ना अपने को ठंड वगैरह जो भी है जैकेट वगैरह अपन पहनते नहीं जनरली. दिल्ली वगैरह में जाओगे तो दिल्ली वगैरह में वो लोग जैसे ही ठंड का सीजन स्टार्ट होता है, ठंड हो ना हो 2-3 जैकेट पैकेट पहन के निकलते हैं, और ठंड रहेगा तो भी पहन के निकलते हैं. अब हम लोग कभी जाते हैं तो मैं उसमें उल्टा है, अगर ठंड का सीजन है मैं उधर जाएगा तो मैं हाफ स्लीव टी-शर्ट में घूमेगा, टू फील दैट कि यार ठंड है यार, मजा आ रहा है.
और लोग तुमको पागलों वाली नजरों से देखते कि ये येड़ा है या ये गरीब है। मेरा सास बोलता है कैसा आप हाफ स्लीव में जाते हो तो सबको ऐसा लगेगा कि आप गरीब हो। हाँ बोला बात आपका सही है, क्योंकि बाकी सब लोग पहन के आए जैकेट ये वो वगैरह, 3 मफलर वगैरह डाल के घूम रहे, और मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में आइसक्रीम लेने जा रहा है। आइसक्रीम तो खाना है ठंड का सीजन में। तो अगर हम लोग बोलते हैं वहां पर सबसे जो कम सेल होगा वो कौन से टाइम पीरियड में होगा? ठंड के सीजन में। देखो जियोग्राफिकल पैटर्न उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मुझे सेल करना है मेरा प्रोडक्ट, तो मैं वो टाइम पे थोड़ी ना ज्यादा फोकस करेगा कि ठंड के सीजन में उधर सेल बढ़ जाए। मेरा जो भी सेल होगा, थिंक फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट टू सेल एंटायर, मेरा 15 लाख यूनिट मेरा सेल होना चाहिए आइसक्रीम का। तो आई हैव टू थिंक ना वो 15 लाख कौन सा मंथ में, कौन सा सीजन में, कौन सा एरिया में होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि सब रीजन में सेम 5 लाख होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। उधर ठंड है 3-4 महीना, अगर तुम देखोगे 3 डिग्री 2 डिग्री दिल्ली साइड और उसके ऊपर जाता है टेम्परेचर। आपको लगता है उधर के रहने वाले लोग 2 डिग्री में आइसक्रीम लेने को निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वो 4 महीना उधर सेल बहुत कम होने वाला है लिटरली। वो 4 महीना नॉर्दर्न साइड तो सेल कम हुआ, बाकी जितने भी ठंडी वाले एरिया है सब जगह पे कम होगा। So they have to think about that, and that's why the geographical segment is set. So when they are setting up the segment, they have 2 type of segment. Number 1 business segment. business segment में similar type of product दिखते हैं जिसमें risk और return almost same है। बट जब मैं बोलता हूं जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो जियोग्राफिकल सेगमेंट में एरिया वाइज वहां पर भी वही चीज। सर जियोग्राफिकल सेगमेंट में कौन सा एरिया कौन से सेगमेंट के अंदर आएगा? अगेन सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड जहां पर सेम रहेगा, तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ सेम सेगमेंट। अब आईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट कहां से आए, तो उसने तो एरिया वाइज बांट दिया है कि भाई इतना एरिया है। बट अगर सपोज मैं बोलता हूं कोई ग्लोबल कंपनी है, understand about the geographical segment. I am not thinking from only India point of view. Think from global company point of view. Suppose PepsiCo है या कोक वगैरह जो भी है, ये सब ग्लोबल कंपनी है। अब उन लोग जब अपना एरिया का सेगमेंट बनाएगा, तो दे हैव टू थिंक अबाउट द सेगमेंट के कौन सा सेगमेंट एक साथ रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर ग्लोबल बिजनेस है तो भाई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है। सो इफ योर गवर्नमेंट इज पॉलिटिकली स्टेबल, मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो तुम्हारा इकोनॉमी अच्छा है, तो तुम्हारा ग्रोथ अच्छा है। सो अर्लियर अपन जब बोलते थे कि इंडिया का, तो इंडिया का भी वो डेमोग्राफिक ऐसा रहता था कि ठीक है वो एशिया का कोई एक कंट्री है, वो हिसाब से उन लोग जियोग्राफी में डालते थे। बट फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर दे नो दैट द कंज्यूमर इन इंडिया आर वेरी गुड इन नंबर, सो वी आर द सेपरेट सेगमेंट फॉर देम नाउ। तुम अगर देखोगे जैसा अभी चल रहा है, देखो ईरान वगैरह में चल रहा है वॉर, पॉलिटिकली दे आर नॉट स्टेबल, और वो लोग बहुत टाइम से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि आज ऐसे ही जाके, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उधर, हाथ बीत मिला रहे हैं, जैसे ही वापस आ रहे लोग मिसाइल फेंक रहे हैं। अपन तो मिलने गए थे, अपन थोड़ी ना बोले जा फेंक क्या मजा आएगा, किया रहेगा बात नहीं किया रहेगा दैट वी डोंट नो, बट अपना दोस्त है भाई इजराइल, और अपने को उसको दोस्त बना के भी रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ही इज, मतलब वहां का कंट्री इज ऑल्सो पॉलिटिकली स्टेबल, यहाँ का कंट्री इज ऑल्सो पॉलिटिकली स्टेबल। वहां का प्राइम मिनिस्टर का वाइफ जब मोदी को मिलने आ रहा है पूरा ऑरेंज सूट में आ रहा है, एंड लिटरली वहां का प्राइम मिनिस्टर ने बोला मोदी को, सी व्हाट शी इज वेयरिंग, लिटरली तुम देखो उसका वीडियो आया है। अपना दोस्त है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईरान वगैरह में क्यों चल रहा है वॉर अपने को नहीं मालूम है, अपन ऐसा ही समझेगा। बाकी अंदर अंदर इन लोग को आपस में बहुत कीड़े रहते हैं लिटरली। और बेचारा तुम अगर देखोगे ना मैप में, अगर कभी ऐसा मैप देखा है, इजराइल को देखना, हर तरफ से घिरा हुआ है, अपन फिर भी एक साइड तो कम है, और अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो एक साइड ऊपर है, एक साइड नीचे, एक साइड ये वाला है, तो 3 जगह पे अपन टेक्निकली सेफ है। तो ऊपर चाइना बैठा है, उससे तकलीफ है। इजराइल बेचारे को तो हर तरफ से घेरा हुआ है।
फिर भी कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता, उनका टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रांग है। देखो सपोर्ट तो तुमको किसी का भी लेना पड़ेगा। अब यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है या यूएस अपना पापड़ सेक रहा है उसमें, ये तुमको समझना चाहिए। यूएस किसी को भी बिना ऐसा अपना फायदा लिए सपोर्ट नहीं करता है। यूएस सबसे बड़ा मतलब बोला ना डैश डैश है। यूएस ने हर वॉर किया है, अपने जमीन पे कभी नहीं किया। अभी भी उसका जो वॉर चल रहा है यूएस का, देखो उसका बेस कहां पर है, यूएस में नहीं है, दुबई में नहीं है, कुछ भी यार उधर एक क्या वो सब लोग इंडियन न्यूज चैनल मत देखा करो यार मत देखा करो, दुबई वाला खुश है। सिर्फ थोड़ा सा उनको दिया था, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग दुबई वाले को सिर्फ ऐसा उनको मतलब अपन बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी बोलो या फिर उनको थोड़ा सा केयर के लिए बोला था कि तुम विंडोज के आसपास रात को मत सोना, ऐसा उनको बोला था। हाँ ये था, मतलब मिसाइल विसाइल गिरने का डर नहीं, ऐसा नहीं कि दुबई एयरपोर्ट पूरा बंद वगैरह हो गया, बट उन्होंने बोल के रखा था फॉर सेफ्टी पर्पस। क्योंकि अपना एक फ्रेंड है उधर, तो जस्ट उसके साथ बात हुआ मेरा कि भाई तेरा दुबई वगैरह में क्या चल रहा है, और एक भाई भी रहता है दुबई में, तो उसको पूछा, बोले ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरे को बोला कि चाचा मेरे को सिर्फ उधर बाहर हम लोग को बेसमेंट में हम लोग बोले थे कि उधर सोए थे, द रीजन बिकॉज उनको नहीं सोने को बोला था, सिर्फ ऐसा सेफ्टी पर्पज के लिए, बाकी बिजनेस वगैरह सब चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मैं बोला वैसे तुमको कोई कर भी नहीं सकता है कुछ, फाइनेंशियली तुम बहुत स्ट्रांग हो, वो बहुत स्ट्रांग है उन लोग, तो रहेगा उनके पास भी कुछ ना कुछ, तो 2-4 ऊंट के साथ भेज देंगे उन लोग। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं वो जो यूएस वगैरह जो भी है, देखो यूएस पॉलिटिकली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल दिखा रहा है नहीं है वो दूसरा बात है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर चर्चा। बट अगर मैं बोलता हूं अगर तुमको बिजनेस करना है, तुमको जॉब करना है, लोग कहां पर भागते हैं पहले, यूएस वगैरह में भागते, क्यों, उनको लगता है यार बहुत तगड़ा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा कमाएंगे। इट मीन्स दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। इंडिया में लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो ना हो, प्रोडक्ट अगर अपने को चाहिए तो अपन खरीदेगा लोन पे, तो लोन पे, ठीक है। सेकंड, चाइना इज देयर। तो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस, सपोज कोई अगर कार वाला बिजनेस कर रहा है या कोई फोन्स वाला बिजनेस कर रहा है, तो उसका जब जियोग्राफिकल सेगमेंट बनेगा तो वी विल बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया के हाँ ये सब स्टेबल एनवायरमेंट है, ये सब हमको पैसा कमा के देगा। तो इट इज नॉट दैट कि वो रीजन वाइज जाएगा कि हाँ ये ईस्टर्न में, ये नहीं, जब जियोग्राफिकल सेगमेंट बनेगा सो इंडिया कैन बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पर यूएस बैठा है, जहां पर चाइना बैठा है, बिकॉज हमको मालूम है वी आर गोइंग टू डेवलप बिजनेस देयर एंड वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम देयर। क्योंकि पॉलिटिकली अपने को कोई रिस्क नहीं है, जिधर कितना भी वॉर आएगा, इंडिया बीच में अभी तक आया है क्या, नहीं आया है, अपन किसी को सपोर्ट भी नहीं किया और अपन कर भी नहीं सकता है। द रीजन इज वाई वी, बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग एनी कंट्री वी आर मेकिंग एनिमी ऑफ अदर्स। तो बहुत सारे जन ऐसे महानुभव रहते, बोलते हैं मोदी सपोर्ट नहीं लेता, क्यों लेगा भाई, वाई वी हैव टू टेक। दो जन झगड़ा करता है ट्रेन में, अपन जाता है कर, अपन बोलेगा नहीं यार नहीं करना चाहिए, दोनों को बोलेंगे नहीं करना चाहिए, अंदर से तो बोलता रहेगा मार मजा आ रहा है बट टेक्निकली नहीं करना चाहिए। अपन क्यों करेगा, देखो यूएस हर वॉर में आएगा, यूएस हर वॉर में आएगा, टेक्निकली वो दुश्मन वही कंट्री को बना रहा है जिसको दबा सकता है। एक बार चाइना से लड़े, मजा आ जाए, एक बार लड़ना चाहिए सिर्फ चाइना को, मजा आ जाए सिर्फ, फिर उसी दिन जिस दिन वो चाइना से लड़ा ना, उसी दिन पहले मैं मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो खत्म करेगा सब निकाल लेगा, क्योंकि फिर जो खून की नदियां बहेगी। अभी इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो में क्यों लाल लाल दिख रहा है, उधर का वॉर चल रहा है, अपन बोलेगा ये होगा ये होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 2 महीने के बाद जिधर थे उधर ही आ जाएंगे। बट सिर्फ एक पैनिक, लोगों को डर है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाएगा ना कि वॉर खेलेगा, पोर्टफोलियो को असर भी नहीं होगा, ये तो रोज का चल रहा है।
सो अब जो मैं बात कर रहा हूं, जियोग्राफिकल सेगमेंट इज दैट पर्टिकुलर जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी द सेम. वर्ड अंडरस्टैंड, रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी द सेम. जहां पर अगर रिस्क भी हो तो सिमिलर लाइन में रिस्क जा रहा हो, और रिवॉर्ड भी मिले तो सिमिलर लाइन में रिवॉर्ड मिले, वो सबको मैं एक सेगमेंट में डालेगा. कोई ऐसा नहीं है कि एरिया वाइज नहीं, वी आर गोइंग टू पुट इन द सेगमेंट. अब जहां पर पॉलिटिकली डिस्टर्ब एरिया है, जैसा वो अपन बोलते हैं ना, वो सब इजिप्ट और ये सब तुम देखो, मतलब हर टाइम वो लिबिया पे हुआ, लेबनान पे हुआ, इजिप्ट पे हुआ, ये सब सब पॉलिटिकल डिस्टर्ब्ड एरिया ही है. वहां के लोग खुश है कि नहीं अपने को मालूम ही नहीं है, और वो सब पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है. वो इसके लिए नहीं मालूम है बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि हम खुश नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं हम खुश हैं. तो ऐसे तो हर जगह पे मिलेंगे. तो अपन क्या बोलते हैं, वो सब पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है. आपको लगता है वहां पर सेल बढ़ाने का कोशिश कोई करता रहेगा? सो डेफिनेटली उधर क्या बोलेगा, जितना सेल हुआ उतना हुआ, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई दैट. बट अपने को मालूम है हाँ इंडिया इज ग्रोइंग, चाइना इज ग्रोन, जापान है, रशिया है, ये सब में हमको दिखता है बड़ा. अगर हम लोग को मार्केट, तो हम वहां पर ज्यादा सेल करेंगे ना. वो लोग वो हिसाब से डिवाइड करते हैं. That's why we have two type of area, that is number one geographical area, geographical segment, and number two business segment. Business segment is always product wise and geographical area is always area wise. फिर वो अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में रहेगा तो इंडिया में भी वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया बनाएगा. So they have to define, first of all always the company have to define which are my segment, कि मेरा बिजनेस सेगमेंट कौन सा है, मेरा जियोग्राफिकल सेगमेंट कौन सा है. वो दे हैव टू डिफाइन कि ये ऐसा चीज है. अब अगर तुम देखोगे तो यहां पर पूरा न्यूट्रिशन वाला पार्ट है. अब तुम देखोगे अमूल का पूरा सेगमेंट है अलग अलग. थोड़े दिन पहले व्हेन आई एम सेइंग रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला पार्ट ना, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑन दैट. थोड़े टाइम पहले या एक हफ्ता या 10 दिन पहले किसी ने लेबोरेटरी टेस्ट करवाया अबाउट अमूल का दूध एंड ऑल दैट स्टफ. बचपन से लेके अभी तक पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा. बट अब टेस्ट करवाया तो जो अपने के बॉडी को नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स उसमें बहुत ज्यादा है, या जो हम लोग को बैक्टीरिया वगैरह है वो उसमें बहुत ज्यादा है जो बॉडी को हानिकारक है. ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा इंडिविजुअल लैब में ऐसा प्रूव हुआ. अब अमूल इज अ बिग ब्रांड, अमूल इज अ बिग ब्रांड. अगर उसके ऊपर कोई क्लेम करता है तो अमूल को सामने आना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई ये सब चीज नहीं है. बट अमूल अभी तक आया नहीं है सामने, मतलब कहीं ना कहीं पे वो चीज पे इफेक्ट तो रहेगा. अब व्हेन आई एम सेइंग रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसे ही जो भी जिसने भी ये सब चीज देखा हुआ है और जो ये चीज को मानते हैं, डेफिनेटली उनके घर पे अमूल के जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे लाइन में वो सब कम हो जाएंगे. तो उनका जो सेगमेंट है दूध का, फिर वो दूध में उनके पास देखो वैरायटी ऑफ दूध है. अमूल में ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टाइप का दूध मिलेगा तुमको, अमूल में भी 10 टाइप के दूध मिलेंगे. अब वो वैरायटी कौन से बेसिस पे बनता है दैट आई डोंट नो. मैं गया ही नहीं कभी, वो डबल टोन सिंगल टोन वगैरह जो भी रहता है उसके अंदर गया नहीं है. बट दैट इज व्हाट एंटायर उसका मिल्क का सेगमेंट एक अलग है. तो इम्पैक्ट तो सबके ऊपर पड़ा, उसका सेल में बहुत बड़ा फर्क आया. तो जब मैं बोलता हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब वो पूरा वहां पर वो पूरा सेगमेंट हिल गया, उसका सेल्स वगैरह में इम्पैक्ट आ गया. उसका कॉस्ट वगैरह में क्या आएगा वो दैट आई डोंट नो. बट अब उसका प्रोसेस पे पूरा वैल्यूएशन, पूरा क्वेश्चन मार्क उठा है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो दे हैव टू कम अप विद द आइडिया. तुम बहुत छोटे रहोगे, बचपन में पता है कुछ मैगी के ऊपर क्वेश्चन उठे थे, याद रहेगा तो. बाकी अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन वही मैगी खा रहे हैं, वही FSSAI वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. बट क्वेश्चन उठा था तो मैगी का पूरा प्रोडक्ट, उसका पूरा वो पर्टिकुलर जितना भी एरिया रहेगा, सबका सेल 6 से 8 महीना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था. वो लीड वाला कुछ तो इश्यू आया था, 6 से 8 महीना बंद. तुम सोचो इंडियन मार्केट में अगर वो 6 से 8 महीना बंद है, उनको कितना लॉस हुआ रहेगा, कितना बड़ा लॉस. तुम जहां पर भी नॉर्थ साइड पे ऊपर घूमने जाते हो तुमको रास्ते पे मैगी ही मिलेगा, वो सब बंद. घर पे जो खाते वो तो अलग, कितना पैकेट जाता रहेगा मैगी का तुम सोचो. तो 6 से 8 महीना बंद तो कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है. तो इट मीन्स दे हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेगमेंट. दैट्स व्हाई दे हैव द सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गिवन दिस सेगमेंट. कंपनी खुद सेगमेंट बनाता है, गवर्नमेंट या कोई आके सेगमेंट नहीं बनाएगा, ये क्लियर कर लेता हूं पहले.
कि सीए आएगा वो बोलेगा कौन सा सेगमेंट, नहीं, कंपनी खुद अपने हिसाब से सेगमेंट बनाता है। अब वो पहले तो हम लोग इसमें यही सीखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। तो पहला बिजनेस सेगमेंट होता है, सेकंड होता है जियोग्राफिकल सेगमेंट। अब उसके बाद वापस से सीखना पड़ेगा व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज द प्राइमरी सेगमेंट एंड सेकेंडरी सेगमेंट। नाउ व्हाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी? बिकॉज कंपनी दोनों सेगमेंट बना रहा है, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट। हमको प्रेजेंट करने का सेगमेंट, सेगमेंट में रिप्रेजेंट करने पे सिर्फ ये बता के खत्म नहीं करने का है, हमको ये सब चीज क्यों सीखना है। वाई वी हैव टू प्रिपेयर अ सेगमेंट? द रीजन इज बिकॉज ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, जितने भी हम सेगमेंट बना रहे, हर सेगमेंट से तुमको कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, कितना वो सेगमेंट का एसेट्स है, कितना वो सेगमेंट का लायबिलिटी है, तुमको हर एक चीज डिस्क्लोज करना है। वाई वी हैव टू प्रिपेयर अ सेगमेंट? ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, ये सब चित्र बना के हमको देने का नहीं है उनको। What exactly we have to do? We have to give that कि if we are saying that this is the particular segment, we have to give that out of total sales, how much is the sales of this particular segment? Out of total expense, how much is the expenses for this segment? Out of total assets and liabilities, how much is for this segment assets and liabilities? So जो 100% का sales, income, expense, assets, liabilities है, उसको हर एक segment wise तोड़ के हमको देने का है, हर एक का सेगमेंट वाइज तोड़ के देने का है। कि चलो अगर मैं बोलता हूं यहां पर न्यूट्रिशन का सेगमेंट है, तो टोटल मेरा अगर सेल 200 करोड़ का है, न्यूट्रिशन का सेल कितना, तो मुझे देखना पड़ेगा, हाँ 40 करोड़। पर्सनल केयर का सेल कितना, हाइजीन का कितना, वो सबका मेरे को सेल दिखाना पड़ेगा। तुम सोचो हम शेयर होल्डर्स को कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तुम बोलेगा सर ये इसका फायदा क्या होता है, क्यों देने का? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आई कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट इन दिस पार्ट और नॉट। ये चीज से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता कर सकता हूं कि हाँ कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेकिंग द राइट डिसीजन अबाउट दैट कंपनीज इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल देता हूं। वाई एक कंपनी है टाटा मोटर्स, अभी दोनों अलग हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिफरेंट टीएमपीवी और टीएमसीवी, उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स का, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 2019। ठीक है, अब तभी तो टाटा मोटर्स सेम ही था, कमर्शियल व्हीकल भी बनाता और पर्सनल व्हीकल भी बनाता था। सो 2019-20 में अगर तुम देखोगे टाटा मोटर्स कोविड के टाइम पे आ गया था 65 to 80 रुपीज पे, 80 रुपीज पे 2020 के आसपास। फिर कोविड था तो सब ऑटोमेटिकली सब नीचे ही गिर रहा था प्राइस, तो उसमें ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ कोविड आई एम वेरी बुलिश अबाउट टाटा मोटर्स। एंड व्हाई आई एम वेरी बुलिश अबाउट द टाटा मोटर्स? द रीजन इज बिकॉज आई नो दैट कि भाई इसका जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, कौन सा, पर्सनल व्हीकल से रिलेटेड, वो आगे जाके बहुत अच्छा खुलेगा। अभी किसी को था ही नहीं वो चीज, मतलब बहुत सारे जन रहेंगे जो रिसर्च करने वाले, वो तो रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि हाँ ये बहुत अच्छा जाएगा। द रीजन इज बिकॉज नो डाउट उसका कमर्शियल व्हीकल चल रहा है, ट्रक्स वगैरह ये सब चीज, बहुत सारा चीज बनाता है, बट वाई आई एम वेरी बुलिश? द रीजन इज बिकॉज इसका जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट आएगा, जो पर्सनल उसका जो व्हीकल्स का सेगमेंट आएगा, वो बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज वो डेवलप कर रहा है बहुत सारा चीज। और तुम देखोगे 2019 या 20 से टाटा का जो कार्स है ना, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया। सबसे पहला उसको जो सबसे कमा के दिया दैट इज नेक्सॉन। अब तुम सोचो हम लोगों ने सिर्फ यहां पर बोला कि टाटा मोटर्स, बट टाटा मोटर्स ऑल्सो हैव दिट कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज पर्सनल व्हीकल। अब हमारा फोकस जो भी है, अगर मेरे पास सेगमेंट है, देखो दो अलग सेगमेंट क्या बना, पर्सनल व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल, जिसको अभी उन्होंने दो अलग कंपनी बना दिया, बट उनका बिजनेस सेगमेंट क्या बना दो, पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल। ऑल्सो आई कैन से दैट कि उनका तीसरा एक सेगमेंट, उसको बाद में इंट्रोड्यूस करता हूं जो उनका सेगमेंट है, बट पर्सनल व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल डेफिनेटली उनका दो अलग सेगमेंट। व्हाई? बिकॉज दोनों में डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड है।
अब रेफरेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है? तो भाई सबसे पहला तो कमर्शियल व्हीकल खरीदेगा कौन? जो बिजनेस करता है। कमर्शियल व्हीकल कौन खरीदेगा? जो बिजनेस करता है। पर्सनल व्हीकल कौन खरीदेगा? जो इंडिविजुअल है। सो इट मींस पर्सनल व्हीकल तुम्हारा मार्केट में सेल बढ़ेगा या कम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कैसा कमा रहा है पैसा। इंडिविजुअल का लाइक्स क्या है कि उसको कार खरीदने का क्या नहीं खरीदने का, उसका रिक्वायरमेंट है क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। जबकि कमर्शियल व्हीकल कब ज्यादा जाएगा? जब बिजनेस तुम्हारे इंडिया में ग्रो होते जाएगा। तो जितना बिजनेस ग्रो होगा, जितना कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, जितना भी तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली तुम्हारा किसका व्हीकल का ग्रोथ होगा? कमर्शियल व्हीकल। सो इन 2019-20 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, एट दैट टाइम कोविड वाज देयर, और कोविड का पार्ट में वो टाइम पे बिजनेस इतने ज्यादा नहीं चल रहे थे। ओवर अ पीरियड 1 और 2 इयर्स बहुत कम चल रहे थे बिजनेस, मतलब रिक्वायरमेंट जो था 2021 भी देखो घर पे ही निकला है अपना, ज्यादा बिजनेस भी अलाउ नहीं किया था। तो वो टाइम पे डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल इतना सेल नहीं होने वाला था, बट वो टाइम पे पर्सनल व्हीकल बहुत ज्यादा सेल हो रहा था। बिकॉज 2021 कोविड के बाद सबको लगा कि घर पे एक गाड़ी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं पर्सनल व्हीकल नहीं है तो तकलीफ होगा। मेंटालिटी ऑफ द पब्लिक। मेरे पास भी कार नहीं था उसके पहले, मेरे को जरूरत ही नहीं था। भाई के पास कार था, मैं बोला मेरे को क्या करना है, मेरे को इधर से इधर तक ही तो आने का है, और चलाने का रहेगा या कुछ भी रहेगा, भाई का फ्रेंड का सब साथ में ही जाते हैं, आई डोंट नीड अ कार। बट कोविड ने सिखाया कि नहीं एक कार तो होना चाहिए, है ना बॉट। वैसे बहुत सारे घर पे तुम देखो, अब सबके घर पे ऑलमोस्ट एक कार नेसेसरी बन गया। अब वो टाइम पे टाटा नेक्सॉन आया, वो टाइम पे उसने टियागो दिया, टिगोर दिया, जो चला अच्छा खासा। आफ्टर दैट ही लॉन्च पंच। फिर उसके बाद देखो उसका सेगमेंट इतना बढ़ते गया, वो कर्व लेके आया, सियरा लेके आया, सफारी को रिवैम्प किया। तुम ध्यान से देखो, मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट अपने को दिख रहा था जो ग्रो करेगा। एंड सबसे बड़ा बात, कमर्शियल व्हीकल के अंदर अलग सेगमेंट, दैट इज ईवी पार्ट। जो सबसे ज्यादा फायदा टाटा को किसने दिया? ईवी ने, क्योंकि सस्ते प्राइस में ईवी दिया उसने। पंच और ये सब उसने सस्ते प्राइस में, उसने सीएनजी भी दिया, 2 सिलेंडर वाला पंच दिया उसने, और प्लस तुमको बूट स्पेस भी दिया। सो व्हाट आई कैन से दैट, मुझे यहां पर टाटा मोटर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसके लिए क्वेश्चन ये है कि टाटा मोटर्स का कमर्शियल या पर्सनल दोनों में से कौन सा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो अगर मुझे यहां पर लग रहा है कि यार टाटा मोटर्स का जो भी है ना पर्सनल व्हीकल बहुत अच्छा चलने वाला है, सो ऑटोमेटिकली पर्सनल व्हीकल का सेल्स बढ़ते गया तो मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ते गया, तो उसका प्राइस तो बढ़ने वाला ही है, भले कमर्शियल बढ़े ना बढ़े। पर्सनल व्हीकल की वजह से क्या होगा? प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। From that particular angle we can see that whether to invest or not in that particular company. So segment का जरूरत सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हाँ वो प्रेजेंटेशन देगा तो खुश हो जाएगा, नहीं, सेगमेंट का जरूरत इसके लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वी कम टू नो कि हाँ फ्यूचर में देखो इसके पास ये सब सेगमेंट है, आपको एनालिसिस करना है कि किसका पार्ट बढ़ने का स्कोप ज्यादा है, अभी कौन सा एरिया है जो अब बूम में जाने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो भी है प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसके पास अगर वो सेगमेंट है और वो प्रॉफिट करेगा, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू इन्वेस्ट। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर सेगमेंट। ये एक पार्ट होता है उसका। और आपको मालूम है टाटा का ईवी भी बहुत चला, जिसकी वजह से प्राइस उसका 1100 तक गया। 1100 वॉज हाईएस्ट प्राइस, 1100 एंड समथिंग कुछ रहेगा, बट 1100 टच करके आया वो। उसके बाद अगर तुम देखोगे ध्यान से, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लोग टाटा की गाड़ी से बोर हो गए, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हर एक के पास दिख रहा है। अब अगर मैं कोई कार ले रहा है नया और मैं बोलेगा यार ये तो सबके पास दिख रहा है, तो अपन थोड़ा इग्नोर करते हैं। पहले ऐसा होता था ओवर अ पीरियड ऑफ, मतलब पहले 10-15 साल पहले ऐसा होता, अरे सब लोग के पास हुए तो अपने पास भी वो होना चाहिए। स्टेबिलिटी, सबके हाथ में नोकिया का फोन था, दूसरा कोई कंपनी को भाव, सब नोकिया लेके घूमेंगे। पहले वैसा सीन था, इसके पास ये मेरे पास भी होना चाहिए। अब उल्टा सीन है, इसके पास ये तो मेरे पास ये होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं अपने में चाहिए। और ये फैक्ट है। मेरा फ्रेंड ने अभी जस्ट एक कार लिया,
तो हम लोग ने उसको बोला तेरे को नया लेने का, उसने बोला हाँ नया लेने का। तो बोला कौन सा लेने का, उसने बोला मेरा बजट है 15 लाख के आसपास का। बोला एक काम कर, मेरा वेन्यू है, तू भी वेन्यू ले ले, तेरे को मिल जाएगा उसमें, या ब्रीजा ले मेरे को पसंद है, या ग्रैंड विटारा ले, या फिर वेन्यू ले ले। उसने सब कार देखा, हमने सिएरा भी देखा 19 लाख का, अंदर बैठ के चला के मस्त ट्रायल लिया, बस पूरा सनरूफ वगैरह। बोला मगर बहुत बड़ा है, हाथी पालने जैसा हो जाएगा। सिएरा इस बहुत बड़ा गाड़ी, इधर से लेके इधर तक का गाड़ी यार, मतलब हाथी पालने जैसा आएगा, मस्त कलर बहुत मस्त है, बट फिर तू चलाएगा नहीं तो ऐसे पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा। मैं बोला ऐसा कार ले कि तुम 3 जन भी निकलो तो लगेगा ऐसा निकलेंगे ऐसा। फिर बाद में विक्टोरियस वगैरह देखा, मारुति का नया आया था, वो भी बड़ा कार, वो भी 19-20 लाख तक जा रहा था। फिर बाद में सब घूमा, फिर मैं बोला कि अभी कौन सा लेने का, बोलता वेन्यू नहीं लेने का है। मैं बोला क्यों, बोलता तेरे पास है ना। मैं बोला तो, मैं बोला चलाने करेगा तो तेरा चला। मैं बोला तू कब चलाया मेरा कार और मैं कब चलाया तेरा कार, मतलब अगर तू कार लेगा तो मैं थोड़ी ना बोलेगा आज मन नहीं है यार मेरे को वेन्यू चलाने का, आज मैं तेरा कार लेके जाता हूँ चलाने के लिए। भाई मेरा कार 1 महीने से ऐसे नीचे पड़ा हुआ है, और तू कब चलाएगा कि मेरे घर तक तेरा कार लेके आएगा फिर मेरा कार लेके जाएगा। बोला नहीं मगर फिर भी है ना तेरे पास। तो उसने वेन्यू इसके लिए नहीं लिया बिकॉज मेरे पास है, अदरवाइज ही लव्स टू बाय वेन्यू। उस बेटा बहुत मस्त कार है मगर नहीं लेने का क्योंकि तेरे पास है। सो आजकल का फंडा वही चल रहा है, मतलब आई कैन कम टू दैट पर्टिकुलर लॉजिक कि क्यों उसने जानबूझ के फिर उसने लिया सेल्टोस, 6 लाख एक्स्ट्रा दिया उसने, 19 लाख का कार लिया। जब से लिया है तब से लेके आज तक अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हो गया रहेगा, वो कार चला है सिर्फ 70 किलोमीटर, उसमें से भी 30 किलोमीटर जो वहां से करके इधर तक लेके आने का। ऐसे बड़ा मस्त, बोला तेरे काम वाले को मस्त है और मेरे काम वाले को बहुत फायदा है, उसको सिर्फ गाड़ी धोने का है क्योंकि पड़ा ऐसे ही रहता है, ना मैं निकालता है ना तू निकालता है। बट 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, बट क्यों, बिकॉज नया गाड़ी चाहिए और अलग चाहिए, दैट इज द साइकोलॉजी। टाटा नेक्सॉन तुम अभी देखोगे ना, वो टाइम पीरियड में बहुत बिका है, अब नहीं खरीद रहा है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अब वो सेगमेंट जो भी है ना उसकी वजह से उसका प्राइस नीचे आ रहा है। और दूसरा तुम एक चीज देखना, कभी कार्स 24 या ये चीज देखना, करंटली सेकेंड हैंड कार जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वो है नेक्सॉन, क्योंकि जिसको चलाने का था उसने 4-5 साल चला लिया, नाउ ही वांट्स टू सेल, इसके लिए सेकेंड हैंड मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है वो नेक्सॉन चल रहा है। टाटा मोटर्स का प्राइस नीचे आने के पीछे का रीजन भी नहीं था, क्योंकि उनके पास जितना भी उनको बूस्ट मिलना चाहिए था वो बूस्ट मिल गया ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, हो गया उनका चांस, उन्होंने कमा लिया, 80 से 1100 तक आ गए वो लोग। अब सिर्फ वो सर्वाइवल रेट पे रहेंगे, मतलब जितना उनका सेल हो सकता है उतना, जब तक नया गाड़ी कुछ नहीं आ रहा है जो मार्क टच नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दे केम विद द सिएरा, कि कुछ नया मॉडल दो, कुछ अलग मॉडल दो जो लोग खरीदे, तो उनको नया प्रोडक्ट इसके लिए देना पड़ता है, तो वो सेगमेंट, और इसके लिए अभी उन्होंने बायफर्केट ही कर दिया, टीएमसीवी को अलग कर दिया, टीएमपीवी को अलग कर दिया, अब तुम आपस में मत खेलो, तुम अलग अलग करो, सेगमेंट को ही अलग कर दिया उन्होंने कि ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ये वाला, दो बिजनेस सेगमेंट ही अलग हो गया। दैट इज व्हाट रिस्क एंड रिवॉर्ड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कंपनी जब सेगमेंट बनाता है ना, वो हिसाब से बनाता है कि यार देखो ये तुम्हारा ट्रक और कमर्शियल व्हीकल है, इसका कंपनी का या ये सेगमेंट का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा कंस्ट्रक्शन वाला या इंडस्ट्री जितना ग्रो होते जाएगा, जितना तुम्हारा रोड्स वगैरह अच्छे रहेंगे या जो तुम्हारा रूट वगैरह बड़ा होगा, एक्सप्रेसवे जितना बनेगा, उसके ऊपर इसका सेल होगा। क्योंकि फिर लोग सोचेंगे कि यार फ्रेट मतलब रेलवे में डालने की जगह पे रोडवे से निकाल लो, जल्दी पहुंचेगा और टाइम पे पहुंचेगा और सेफ्टी रहेगा, बिकॉज पर्सनल मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा, नया एक फर्म रहेगा जो संभालेगा, तो तुम्हारा सेफ्टी ज्यादा रहेगा। जबकि पर्सनल व्हीकल के लिए क्या डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, पॉलिसीज कैसा है, पर्सनल व्हीकल पे टैक्स कितना है, क्योंकि लग्जरीज कार पे अलग से जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पे अलग से जीएसटी लगेगा, तो वो सब फैक्टर मैटर करता है। दैट्स व्हाई दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। ये आइडिया से सेगमेंट बनता है, ये आइडिया से सेगमेंट बनता है। एक अपने पास क्वेश्चन है, एक कंपनी है, आएगा हम लोग को बाद में क्वेश्चन, बट अभी उसको खोल देते हैं। एक कंपनी है वो इन्वर्टर बनाता है, अब वो जब इन्वर्टर बनाता है या बैटरीज बनाता है
सपोज मैं बोलता हूँ बैटरीज बनाता है। अब वो बैटरीज बनाता है तो बैटरीज बनाता है इन्वर्टर्स के लिए भी जो घर पे चलता है, बैटरीज बनाता है, वो बैटरीज बनाता है कार बस और वो सब में भी तो लगता है ना बैटरीज। वो बैटरीज सबके लिए बनाता है, यूपीएस के लिए बनाता है, इन्वर्टर के लिए बनाता है, कार के लिए बनाता है, बाइक के लिए बनाता है, ट्रक के लिए बनाता है। सो अब क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ये जो भी बैटरी बना रहा है, क्या ये बैटरीज जो भी वो बना रहा है उसको दो अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? कि एक ही सेगमेंट है, बैटरी तो है, प्रोडक्ट तो बैटरी है। आने वाला लोग क्या बोलेगा, सर प्रोडक्ट तो बैटरी है ना, व्हाई वी हैव टू बाइफरकेट इनटू डिफरेंट सेगमेंट? तो उसका जवाब क्या है, यस वी हैव टू बाइफरकेट इनटू डिफरेंट सेगमेंट। द रीजन इज वन इज फॉर हाउस होल्ड पर्पस और ऑफिस पर्पस। वो जो बैटरी है वो यूपीएस और इन्वर्टर में लग रहा है। अब वो यूपीएस और इन्वर्टर में जो भी बैटरी लग रहा है उसका रिस्क और रिवॉर्ड या वो कितना बेचने जाएंगे, कितना खरीदेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जो भी बैटरी तुम बेच रहे हो तो कितना लाइट्स रहता है, कितना लाइट्स नहीं रहता है। अगर 4-5 घंटे तक मतलब तुम्हारा ऑफिस का या प्रीमाइसिस का लाइट जाता है तो वो बैटरी तुम्हारा यूज होगा। हाँ, अगर तुम्हारा जो भी लाइट गया ही नहीं है, 24/7 है, तो यूपीएस और इन्वर्टर का या बैटरी का तुमको जरूरत ही नहीं है। अब जैसे अपना बात करते हैं क्लास में, जैसे ही लाइट गया तो अपना बैटरी पे चलता है ना, फैंस वगैरह और ये सब यूपीएस वगैरह। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ये नहीं डिपेंड करता है कि बाहर क्या चल रहा है, लाइट कितना तुम्हारे पास है जा रहा है उसके ऊपर और यूज के ऊपर, इंडिविजुअल का यूज कितना है। जबकि कार बाइक वो सब बैटरीज जो भी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो तुम्हारा कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोड का कंडीशन कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसा है, वो सब के ऊपर। तो डेफिनेटली नो डाउट इट इज अ बैटरी, अंदर प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा बट देन ऑल्सो डिफरेंट सेगमेंट, क्योंकि दोनों का रिस्क और रिवॉर्ड अलग बन रहा है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बाइफरकेट इन बिजनेस सेगमेंट एंड पर्सनल जियोग्राफिकल सेगमेंट। अब हमको रिपोर्ट करने का, जहां पर हम थे कि हम लोग को बिजनेस सेगमेंट भी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट के हर एक में से कितना सेल वगैरह सब हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, तुमको रिपोर्ट दोनों करने का, you have to report business segment as well as you have to report geographical segment, but अब इतना सब इंफॉर्मेशन तुम डिटेल में कैसे दे पाओगे? तो उन्होंने बोला दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट को तुमको सिलेक्ट करने का एज अ प्राइमरी सेगमेंट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। सो इफ यू आर सेइंग दैट कि बिजनेस सेगमेंट इज आवर प्राइमरी सेगमेंट, geographical is secondary segment. If you are saying geographical is our primary segment, business is our secondary segment. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ प्राइमरी सेगमेंट, बिजनेस या जियोग्राफिकल में से मेरे को अगर सिलेक्ट करने का है कि ये प्राइमरी सेगमेंट है तो वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो क्वेश्चन उसके ऊपर उठा। तो उन्होंने सिंपल भाषा में बोला, देखो इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो डेफिनेटली यू हैव सर्टेन हायरार्की। तुमने एक पूरा बिजनेस को सेट करके रखा हुआ रहेगा, तुमने हर एक के ऊपर कोई ना कोई पर्सन बिठाए हुए रहेंगे कि जो बिजनेस चला रहा है। मतलब इफ आई एम सेइंग दैट आई एम सीईओ तो आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग, मैंने सबके लिए कोई ना कोई सेट किया रहेगा। तो अब सपोज मैं सीईओ है और मेरे को बिजनेस चलाने का है, तो मैंने यहां पर 5 से 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके रखा और हर डायरेक्टर को सिर्फ इतना बोला, न्यूट्रिशन वाला लुकआउट तेरा है, पर्सनल केयर का लुकआउट तेरा है, ब्यूटी एंड वेलबींग का तेरा है, होम केयर का तेरा है। सो अगर मैंने 4 या 5 डायरेक्टर को बिठा दिया और उनको बोला तुझे ये संभालने का, ये संभालने का, ये संभालने का, ये संभालने का, इट मीन्स आई नो दैट कि उनका इंटरनल मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। इफ आई एम सेइंग दैट कि मैंने इनको बिठा दिया और इनको बोला न्यूट्रिशन आपको संभालने के, तो न्यूट्रिशन का पूरा जिम्मेदारी इनका। सो अब न्यूट्रिशन का जो भी रिपोर्ट चाहिए, कितना सेल्स परचेज वगैरह हो गया, शी विल गोइंग टू गिव मी। इट मीन्स आई हैव मेंटेन दैट हायरार्की दैट यू हैव टू हैंडल वन पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट। मैंने ये नहीं बोला कि तेरे को नॉर्दर्न एरिया संभालने का है, मैंने क्या बोला, मुझे यहां पर रिपोर्ट चाहिए कि तूने कितना कमा के दिया, तो तेरे को मैंने दे दिया पूरा न्यूट्रिशन का एरिया। सो डेफिनेटली मेरे दिमाग में इंटेंशन एरिया नहीं है, मेरे दिमाग में इंटेंशन बिजनेस है। तो मैं जो भी उनके पास से इंटरनली रिपोर्ट मांगेगा, शी विल गोइंग टू गिव मी द रिपोर्ट ऑन एंटायरली ऑन द न्यूट्रिशन बेसिस।
पर्सनल केयर बेसिस ऐसा सबने जो भी मेरे को रिपोर्ट दिया, इंटरनली जनरेटेड रिपोर्ट वाज ऑन बिजनेस पार्ट। तो डेफिनेटली मेरा यहां पर जो सेगमेंट भी बना है ना, प्राइमरी सेगमेंट, दैट विल बी द बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि मैं रिपोर्ट कौन से हिसाब से मांग रहा हूं, बिजनेस के हिसाब से। तो मेरा इंटेंशन, मेरा जो यहां पर मेन चीज का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट इसके पास से मैं जब रिपोर्ट मांगेगा पूरा पर्सनल केयर का, तो शी विल गिव मी, मैं उसके पास से जियोग्राफिकल भी मांगेगा, ऐसा नहीं है नहीं मांगेगा। दैट्स व्हाई द सेकेंडरी पार्ट इज देयर। हमने बोला नहीं दोनों में से एक ही सिलेक्ट करो, हमने बोला एक प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी सिलेक्ट करो। बट मेरा इंटेंशन क्या है कि हाँ तेरा पर्सनल केयर का किसमें कितना ग्रोथ हुआ है तू मेरे को बता, हर एक प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ हुआ है, किधर कम हुआ है, आई वॉन्ट टू नो दैट। सो आई हैव आस्क्ड अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस सेगमेंट। इट मींस इंटरनल कंट्रोल जो चल रहा है वो बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से ध्यान से चल रहा है। सो दैट्स व्हाई योर प्राइमरी सेगमेंट विल बी बिजनेस सेगमेंट एंड सेकेंडरी इज जियोग्राफिकल। अब ये बाइफरकेट क्यों किया, बिकॉज दे आर सेइंग दैट इफ इट इज योर प्राइमरी सेगमेंट, आपका डिस्क्लोजर प्राइमरी सेगमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहेगा, एंड इफ इट सेकेंडरी सेगमेंट तो आपका डिस्क्लोजर कंपैरेटिवली कम रहेगा, बिकॉज आपके लिए सेकेंडरी इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दैट ऑल, सो यू हैव टू गिव लेस अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर। बट व्हेन वी आर सेइंग प्राइमरी सेगमेंट तुम्हारा है तो उसका डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा रहेगा और डिटेल्ड रहेगा। फिर तो अभी तक हमने जो सीखा, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर उसमें से जो भी हमारे पास देखो इतने सारे सेगमेंट है, यहां पर फिर भी कम दिखा है, कोई कोई कंपनी में तो बहुत सारे सेगमेंट रहते हैं, 12-15 सेगमेंट रहेंगे, तो क्या सब सेगमेंट दिखाने का क्या? तो मेन क्वेश्चन उसमें जो आता है दैट इज द वी हैव टू आइडेंटिफाई विच आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, उसके ऊपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। बिकॉज वी हैव 15 बिजनेस सेगमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द डिस्क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट। बट कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, रिपोर्टेबल सेगमेंट का देखो वर्ड ही बोल रहा है, दिस सेगमेंट यू हैव टू रिपोर्ट, ये सेगमेंट को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। इट मींस आपका जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट आएगा उसमें ये सारे सेगमेंट आएंगे। तो पहले अभी तक जो हम लोग करेंगे वो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट बिजनेस सेगमेंट एंड सेकेंडरी सेगमेंट, फिर उसके बाद जाते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट के। पहले जरा देखते हैं सेगमेंट का डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। A7 is mandatory in respect of non-SMCs, that is and level 1 entities in case of non-corporate. Other entities are encouraged to comply with the accounting standard. मतलब जो level 1 entities वगैरह है जिसको कंपलसरी है, जो कॉर्पोरेट वगैरह उनको देना ही है। बाकी देखो वर्डिंग्स क्या बोला, अदर एंटिटीज आर एनकरेज, मतलब छोटा मोटा कंपनी अगर करेगा तो हम मना नहीं करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, एनकरेज्ड। बाकी जो बड़ा बड़ा कंपनीज है उनको करना ही है, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एन एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इन विच इट ऑपरेट्स। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज और जियोग्राफिकल एरिया। क्यों? तो देखो, द स्टैंडर्ड इज मोर रिलेवेंट फॉर असेसिंग द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ डाइवर्सिफाइड और मल्टी लोकेशनल एंटरप्राइज विच में नॉट बी डिटर्मिनेबल फ्रॉम द एग्रीगेट डेटा। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वही चीज इन्होंने 3 लाइन में बोला है कि मल्टी लोकेशनल रहेगा तो उसमें से कौन सा एरिया हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं यहां पर दैट इज प्रोडक्ट विच आर डाइवर्सिफाइड, अलग अलग प्रोडक्ट है, सपोज उसमें से लगता है कोई प्रॉफिटेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो उसको क्या कर देने का, बंद भी कर देने का। यही चैप्टर पे से यही पर्टिकुलर पार्ट, ये याद रखना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, इससे ही आगे मतलब आगे कंटिन्यूइंग स्टैंडर्ड है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। So when I'm going to teach you discontinuing operation, at that time I will talk lot about this particular standard, because इसमें जो सेगमेंट बना है या इसमें जो तुम सेगमेंट बनाते हो AS17 में, वही AS24 में काम आएगा। तो जब ये होएगा फिर AS24 तुमको क्या आएगा, काम आएगा।
सुनो अभी, चलो डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नंबर वन, a business segment is a distinguishable component of the enterprise that is engaged in providing individual product or service or group of related product or services, and that is subject to the risk and return that are different from those of other business segment. सो क्लियरली बोला है, प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है. जो हमारे पास चार्ट था उसमें क्या था, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सर्विसेज और ग्रुप ऑफ सर्विसेज विच आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर बिजनेस सेगमेंट. तो देखो उन्होंने बोला डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट. कंपोनेंट बोला मतलब कंपनी का एक पार्ट बोला है कि भाई दिस इज द एंटायर कंपनी, वी आर सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट दिस इज डिफरेंट एरिया जिसका रिस्क एंड रिटर्न बाकी सब से अलग है. क्योंकि अगर कुछ भी होएगा तो अगर मैं बोलता हूं कि बिस्किट वगैरह अगर सपोज खाना लोगों ने बंद किया तो ये सेगमेंट पे असर होएगा, कपड़े धोने वाले पे असर नहीं होएगा. दैट इज व्हाट डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न. फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस आर रिलेटेड इंक्लूड. हमको यहां पर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा जो भी है फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस आर रिलेटेड, कौन सा फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने 5 चीज दिया. Number one, nature of the product or services. Number two, nature of the production process. Number three, the types or class of the customer for the product or services. Number four, the method used to distribute the product or provide the services. And number five, if applicable, the nature of regulatory environment, for example, banking, insurance or public utilities. या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वो सब भी इसके अंदर आता है. तो देखो ये 5 पार्ट उन्होंने बोला है जिसपे से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कौन सा सेगमेंट में जाता है. मेनली बिजनेस सेगमेंट में बाइफरकेट इधर ही हो जाता है. ठीक है, बट अगर सपोज मैं एक ही प्रोडक्ट में हूं तो ये वाला चीज भी काम आ सकता है. एक ही प्रोडक्ट मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट में हूं, सपोज एग्जांपल, या फिर ये आता है. अब इसका एक एग्जांपल दूं. अगर तुम देखने को जाओगे, सैमसंग है, बनाता फोन ही है. फॉर एग्जांपल अगर उसका सेगमेंट तुम देखोगे तो टैबलेट का तुम देखो, उसका सेगमेंट तुम लोग उसका वेबसाइट पे जाओगे तो अलग अलग दिख जाएगा. बट देन ऑल्सो आई एम सेइंग दैट कि वो फोन बनाता है तो फोन के अंदर भी तो बोलते हैं ना अलग फ्लैगशिप मोबाइल्स, तो फोन के अंदर भी देखोगे तो अलग सेगमेंट ही है ना. क्यों? बिकॉज फ्रॉम दिस टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर. क्यों? बिकॉज महंगा वाला फोन खरीदने वाले या सस्ते वाले या मिड रेंज में, दैट इज व्हाट डिफरेंट फ्लैगशिप ऑफ द प्रोडक्ट. अब अगर मैं बोलता हूं कि कोई महंगे वाले फोन खरीदते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू सी दैट कि वो कौन से क्लास और कस्टमर्स है, कि उनका नीड क्या है या उनका बजट क्या रहेगा, जो हिसाब से वो लोग खरीदेंगे तो उनका रिस्क और रिटर्न उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. इसका रिस्क और रिटर्न अलग डिपेंड रहेगा. तो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर फॉर प्रोडक्ट. टैब वगैरह भी बनाता है तो टैब में भी वैरायटी है. अगर मैं बोलता हूं लैपटॉप्स वगैरह बनाते तो उसमें भी वाइड वैरायटी है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा जो भी कस्टमर रहेगा, अगर सपोज वो महंगा वाला फोन रहेगा तो महंगा वाला लैपटॉप ही लेगा. हर कस्टमर अलग अलग जगह पे बैठेगा. इफ आई रिक्वायर लैपटॉप आई विल गो फॉर द बेसिक, आई डोंट वांट VFX कार्ड वगैरह ये सब चीज मेरे को नहीं चाहिए. बहुत सारे जन है जो सिर्फ ले लेते हैं, भाड़ में गया, अपने को यूज करने के मूवी देखने को मजा आएगा, भले उस पर मूवी कभी ना देखे, टीवी किसके लिए लिया है फिर. बट देन ऑल्सो लेने वाले वो भी लेते हैं जिनको चाहिए नहीं ये वाला ही चाहिए, बाकी वी विल गो फॉर द बेसिक. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ये प्रोडक्ट में वो हाई कस्ट रेंज ऑफ कस्टमर में तो यहां पर भी वो उधर ही बैठेगा, नहीं. So nature of the production process, the type of class of customer for the product or services. So in segment also they have segment.
उसको वो लोग अलग ही सेगमेंट में डालेंगे। मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन में उनके पास 10,000 से लेके 1.5 लाख तक का फोन है, आपको लगता है सब सेम सेगमेंट में जाएगा? नो चांस, दे हैव टू गिव अ सेपरेट सेगमेंट फॉर दैट। हाँ वो बोल सकता है फोन, और बट फोन में भी अलग अलग सेगमेंट, क्योंकि हर एक का रिस्क और रिवॉर्ड में फर्क है ना, हर एक का टाइप ऑफ कस्टमर में फर्क है। अब वो टाइप ऑफ कस्टमर में कैसा, तो डेफिनेटली वो टाइप ऑफ कस्टमर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पेइंग एबिलिटी के ऊपर। सो उनके पास, अपने पास ये डेटा नहीं रहता, उनके पास पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा रहता है कि भाई इंडिया में इतने लोग के पास इतना इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो लोग इतना फोन खरीदने वाले। आपको क्या लग रहा है एप्पल और सैमसंग या टेस्ला वगैरह क्यों आना चाहता है इंडिया में? बिकॉज दे हैव स्टडीड दैट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली, मतलब ऐसा बोल रहे सब लोग कि आने वाला 15 साल इंडिया का बहुत बूम पीरियड है। इंडिया का, बाहर का हमको नहीं मालूम है। एंड स्टेटिस्टिकली दे हैव सेड दैट, बोलता है 1-1.5 साल जाने दो, बट उसके बाद इंडिया का गोल्डन पीरियड ही है। बिकॉज अपने पास वर्कफोर्स है, अपने पास सबसे ज्यादा यंग, जो अपन बोलते हैं ना, पॉपुलेशन है। जापान का तकलीफ क्या ना, जापान के पास यंग पॉपुलेशन नहीं है, अभी खत्म हो रहा है, उनके पास यंग पॉपुलेशन बहुत कम है, अपने पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम अगर जेंजी वाले भी, बात अलग है उसमें, दे फैक्टर दैट नॉट कंट्रोल, मतलब कंपेयरिंग दैट। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, मतलब तुम जेंजी में हो के नहीं मालूम नहीं, बट मेरे को बहुत गुस्सा आता है जेंजी वालों में। हाँ 2-4 जन अभी, मतलब उनको अभी अपन बोलते हैं ना आर्टिकलशिप में, सैटरडे संडे को काम नहीं करने का है, हमारा लाइफ है, वी वांट टू एंजॉय। अगर कोई बंदा सीए कर रहा है, उसको ये सब पहले ही त्याग देना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अपने को एंजॉय नहीं करना चाहिए, बट यार तुम ऐसा मेंटालिटी लेके नहीं जी सकते कि मंडे टू फ्राइडे में काम करेगा, सैटरडे संडे हर टाइम में आराम करेगा, फिर तुम्हारा ग्रोथ नहीं है। फिर तुम बोलोगे यार वो देख, वो 7 दिन या 10 दिन वो घूमने गया फॉरेन में, वो 6 महीने नॉनस्टॉप काम किया है, उसने अपना कंपनी को वर्थ दिखाया कि वो 1 हफ्ते का छुट्टी मिल सकता है। तुम बोलोगे एक तो मंडे टू फ्राइडे भी काम करेगा, सैटरडे संडे काम नहीं करेगा, और उसके बाद में 6 दिन का घूमने को भी जाने का, फिर तेरे पास सेविंग भी नहीं बचेगा। तो कंपनी भी तो यही देखेगा ना, तू उसको कमा के देगा तो कंपनी तेरे को रिटर्न देगा, तुम उसको अर्न ही नहीं करके दोगे, कंपनी थोड़ी ना रिटर्न देगा। बट ये बात उनको पहुंचाए कौन कान तक? बोला बाढ़ में जाओ, बोलते छुट्टी छुट्टी ले मजा कर, फिर बोलता है बॉस फालतू है। बॉस का बॉस अगर तुम्हारा बॉस होता ना तो समझ में आता कि बॉस कैसा होता है। बट दैट इज द थिंग, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा अपन जब बोल रहे हैं कि 15 साल जो भी है वो बहुत अच्छा पीरियड है, दे आर सेइंग लिटरली, बड़े बड़े जो हम लोग बोलते हैं ना बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला हुआ है, इट इज नॉट फ्रॉम माई माउथ, उन्होंने बोला हुआ है कि बहुत अच्छा पीरियड है, नॉट ऑफ इंडिया, फॉरेन पब्लिक ने बोला हुआ है कि यार बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज उनके पास वर्कफोर्स है, अपने पास काम सबके पास है, ऐसा कोई ऐसा फ्री नहीं बैठा, सबके पास काम है। वो बात अलग है कि प्राइस और वो मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए तकलीफ होता है, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट लिविंग बिहाइंड। और अपने अंदर एक चीज बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा अगर प्राइस ऊपर नीचे रहेगा अपन काम कर लेगा, अपन यूएस वाला जैसा नहीं, मैं काम नहीं करेगा, फिर बाद में वो लोग ही रोते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। अब तुमको पगार मिलता है, तुम काम नहीं करते, आपने इधर अपन काम कर लेगा, बोलेगा अभी इसमें तो इसमें कर लो, बाद में अपन जम मार लेगा। दैट इज द दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर द प्रोडक्ट वगैरह जो भी है, इट्स ऑल डिपेंड्स कि किसके ऊपर जाएगा। द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और प्रोवाइड द सर्विसेज। देखो क्या बोला है, द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, वो लोग कितना क्लियर है वो चीज के ऊपर कि तुम्हारा प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट को कितना मार्केटिंग कर रहे हो, कैसा मार्केटिंग कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। दैट इज ऑल्सो क्यों, बिकॉज तुम सेम प्रोडक्ट रहेगा तो सेम तरीके से मार्केटिंग करोगे ना। इफ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट तो मार्केटिंग भी तो अलग ही होगा ना। सिंपल सा बात है, अपन बोलते हैं देखो जितना भी कार का बात किया, सबका नॉर्मल न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट आता है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, देखा बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज का एडवर्टीजमेंट टीवी पे? कभी देखा तुमने बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ये सब का, पॉर्श है, जैगवार का एडवर्टीजमेंट टीवी पे? नहीं आएगा। उनका फंडा क्लियर है, जो लोग ये गाड़ी में घूमते हैं उनके पास टीवी देखने का टाइम नहीं है। वेरी फैक्ट।
जो लोग ये गाड़ी में घूमते हैं उनके पास टीवी देखने का टाइम है, आपको लगता है? डू यू रियली थिंक सो? वो मस्त संडे को चाय पी के देख रहा है ऐसा, वो संडे को भी काम पे ही है, या संडे अगर वो काम पे भी नहीं है तो वो टीवी नहीं देखेगा, उसका दिमाग में बहुत कुछ चलते रहेगा। जनरली उसका एडवर्टीजमेंट आएगा तो इकोनॉमिक टाइम्स में आएगा, नॉर्मल फालतू फालतू न्यूज़पेपर में भी नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में आएगा। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग, उनको मालूम है कौन सा लोग क्या देखते हैं। दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग का तरीका। फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि हाँ चलो ये एक अलग सेगमेंट है, दैट इज डिफरेंट सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, मार्केटिंग का तरीका, उस पे से हमको क्या फाइंड आउट करने का, सेगमेंट। देखो अभी वो कुछ तो S26 का नया फोन कुछ तो लॉन्च किया ना, उसका पूरा शूट S26 के फोन पे ही किया। हाँ ऐसा आया था, पूरा मार्केटिंग का तरीका। क्यों? बिकॉज उनको मालूम है हमारा कैमरा बहुत अच्छा है। सैमसंग का कोई भी दूसरा A35 या F26 या F62 पे करने को बोलो, नहीं कर सकता है। भले उधर वो 50 मेगापिक्सल भी बोलेगा, बट वो मेगापिक्सल में भी फर्क रहता है। सो व्हेन दे आर सेइंग दैट, बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट कि यार ये अपना फोन का कैमरा बेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का या मार्केटिंग का तरीका हम ऐसा निकालेगा। अभी बीच में वो कौन सा था, एक कार आया, कौन सा था, टाटा का पंच था या कुछ तो कार था, जिसको वापस से उन्होंने कुछ नया लॉन्च किया है अभी। कोई तो एक कार है टाटा का, उन्होंने उसको लॉन्च कैसे किया, उन्होंने ऐसा गाड़ी को लाया और आजू बाजू से पूरा आग, पूरा दोनों तरफ से फायर। क्योंकि टाटा अपना प्रोडक्ट को ऐसा ही दिखा रहा है कि भाई हमारा ड्यूरेबिलिटी बेस्ट है, ठोको बोको कुछ भी करो हमारा कार को ज्यादा असर नहीं होगा, सेफ्टी फर्स्ट। और जरूरत है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है टाटा का कार लेके ही घूमो। हाँ नहीं तो 18 के कम वाले बच्चे लोग उड़ा के चले जाएंगे, मेट्रो का स्लैब गिर जाएगा और ठोक के चला जाएगा। आपन सेफ नहीं है, आपन डर डर के जाते हैं। देखो अपना मुलुंड में गिरा था ना स्लैब, उसके बाद से काम ही बंद हो गया। मेरे को डर है बचे हुए ना गिरे। और लिटरली जब वो स्लैब नहीं गिरा था, मतलब वो इसके पहले 1 हफ्ते या 4 दिन पहले ही जस्ट मैं बाइक लेके भांडुप से मेरा लेक्चर खत्म करके बुलुन की ओर आ रहा था, और मेरा नजर गया था उसके ऊपर, वो पट्टे के ऊपर, और मेरे दिमाग में ऐसा भी आया था यार ये कभी गिर गया तो, भगवान का कसम ऐसा मेरे दिमाग में, तो मेरा इंट्यूशन बहुत खराब है, लिटरली बहुत खराब है। और मैं उसके बाद से ना भांडुप ट्रेन में जा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार फिट हो गया वो ग्रैब देख के ऐसा, और मैं जा रहा था ऐसा, मैं देखा उसको, मैं बोला यार ये कभी अगर गिर गया ना, क्योंकि उसके बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है, और वो ऐसा उसको ज्वाइन किया हुआ है। अभी नो डाउट उनका जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसने दिमाग में डाला रहेगा ऐसा, बोला यार ये गिर गया तो। फिर उसके बाद से मैं ना एग्जैक्ट ऐसा अपन बोलते ना एग्जैक्ट अंदर, कि अगर ये गिरेगा तो ऐसा गिरेगा, सीधा गिरेगा तो भी अपन अंदर है, अपन उसके छत्र छाया के अंदर है, और ये गिर गया तो खत्म है। फिर मैं अकेला नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे अकेले के कर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा, बहुत सारे जन रहेंगे जो एक साथ में जाएंगे, मतलब किसी की बदनसीबी की वजह से मैं चला जाऊं या किसी के अच्छे कर्म की वजह से मैं बच जाऊं, ठीक है। अपना तो हिसाब किताब साथ में चलता है, डेबिट क्रेडिट होता रहता है अपना साथ में, ठीक है, अपने को उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो आपन बराबर जा, मतलब इधर चलाता था जनरली, मैं एकदम नीचे चला गया, मैं बोला बस अभी से अंदर ही चलाएगा। एंड लिटरली कहीं पर तो था मैं, और सैटरडे को ऐसे ग्रुप में वो वीडियो आया मेरे फ्रेंड का कि ऊपर से गिरा, और मेरा वाइफ ने तुरंत ही मेरे को कॉल किया, बोलता कैसा है तेरा इंट्यूशन। मतलब मैं बच गया, मैं क्लास में बैठा हुआ है, तू रख दे। ऐसा चीज तो बहुत खराब आ जाता है इंट्यूशन। तो वैसा चीज तो अगर मैं बोलता हूँ, जैसा हम बोलते हैं कि मेट्रो है ये वो, कार टाटा वाले ने लॉन्च ही ऐसा किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ही अलग है भाई। टाटा पंच दिया उसने CNG वाला, पूरा आग बाग लगा के साइड में से, देखो ड्यूरेबिलिटी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कि कैसा तुमको इम्पैक्ट लाने का है। एंड लास्ट, इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट। रेगुलेटरी एनवायरमेंट मतलब बहुत कुछ आ गया उसमें, फिर पॉलिटिक्स भी आ गया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम इंडिया में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, और ये बेच सकते हो तो तुम कैसे बेच सकते हो। जैसे कि इंडिया में दारू अलाउड है,
एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, तंबाकू अलाउड है, एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। तो वो लोग, आपको क्या लगता है एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है? हर एक लोग कर रहा है ना, अजय देवगन बोलता ही है ना बोलो जुबा केसरी, कर रहे, बट तरीका अलग है ना। जितना भी वो किंग फिशर का एड आता था पहले, उला लाला उले लो वगैरह, बचपन से लेके अभी तक मेरे को, मतलब जो वो एड आता था ना बचपन में, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी थे उसमें, मेरे को समझ में नहीं आता था ये है काय का एड। तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर के नाम पे बेचा है, सोडा के नाम पे, क्योंकि बैक पाइपर का एक एड आता था, सुना है बैक पाइपर का एड? बैक पाइपर सोडा बेचता था, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा। क्योंकि तुम डायरेक्ट बैक पाइपर का ऐड नहीं कर सकते, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बोलता है कि इसका एडवर्टीजमेंट तुमको अलाउड नहीं है, तो यू कैन नॉट डू दैट। 5 साल भले ड्रीम 11 ने सबको सट्टा खिलाया, खिलाया है ना। हर एक मैच के बाद तुम करोड़पति बनो ना बनो, वो लोग बनते थे। कैलकुलेशन करके देखो कभी, अभी आएगा वापस आईपीएल, बेचना वापस चालू होगा, सब रोहित शर्मा वगैरह सब लोग आएंगे ड्रीम आईपीएल का बेचने के लिए। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखो, अभी उसके ऊपर जीएसटी और टैक्स वगैरह बहुत सारा लगा दिया, इसके लिए बेचारे का धंधा चौपट हुआ, अदरवाइज इतना साल तो कमाया ना। और गवर्नमेंट ने भी कमाने दिया उसको, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं अरे ड्रीम 11 नाम का कोई चीज है, बट वो पर्टिकुलर लॉ या एक्ट लाए जहां पर उसको प्रॉपर कर सके हम लोग। फॉरेक्स ट्रेडिंग, सॉरी फॉरेक्स छोड़ो, क्रिप्टो, इंडिया में तो अभी भी कितने लोग कम कर रहे हैं, आधे जन को तो मालूम भी नहीं है कि क्या है। हाँ, हम लोग जब आर्टिकल में थे हमको पता था बिटकॉइन क्या है, हमको पता था बिटकॉइन क्या है, बट तब थोड़ी ना मालूम था बिटकॉइन क्या है। सिर्फ ये पता है कि बिटकॉइन नाम का कोई तो ऐसा है क्रिप्ट, मतलब कुछ है नहीं, इंटरनेट पे कुछ तो घूमता रहेगा। और अपने इंडिया में तो तभी वो था भी नहीं, इंटरनेट वगैरह के अपन क्रिप्टो वगैरह जो भी है माइन कर सके वगैरह वगैरह सब कुछ नहीं था, नहीं तो अभी थोड़ी ना पड़ा था। सो वी नो दैट, बट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट यार ये थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, और बरसों से वो लोग तो कितना टाइम से क्रिप्टो में खेल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, वो सब के हिसाब से तुमको क्या करने का, बाइफरकेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलो या टाइम पास चीज बोलो, ध्यान से देखो क्या दिया। A single business segment does not include a product and services with significantly differing risk and return. A single business segment, एक सिंगल बिजनेस सेगमेंट के अंदर कोई दो ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता कि जिसका तुम लोग को डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न मिलेगा। While there may be a dissimilarity with respect to one or two several factors listed in the definition of business segment, the product and our services included in a segment, business segment are expected to be similar with respect to the majority of factors. तो जो भी फैक्टर्स ऊपर डाला है, अगर majority of the factors are covering तो ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, पहले क्लियर करता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि पांचों के पांच फैक्टर्स अप्लाई हो जाए, बट अगर मेजर फैक्टर कवर हो रहे हैं तो मैं बोलेगा सेम रिस्क एंड रिटर्न है, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ सेम बिजनेस सेगमेंट। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स वी हैव टू बाइफरकेट। सेम वे देखो जियोग्राफिकल सेगमेंट में क्या बोल के रखा हुआ है। Geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in a providing product or services with a particular economic environment. देखो word क्या है, particular economic environment, and that is subject to the risk and return that are different from those component operating in a economic environment. Factor that should be considered identifying the geographical segment include similarity of economic and political condition. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली कंडीशन मतलब सबसे पहला चीज पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा, अच्छा है। दूसरा इकोनॉमिकली अगर वो ग्रोथ दे रहा है तो अच्छा है। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, प्रॉक्सिमिटी मतलब इंग्लिश मीडियम, ऐसा डिस्कस हुआ था ना लास्ट रूम नंबर 4 में भी, कौन सा चीज के लिए,
रिप्लेनिशमेंट के लिए। हाँ, गवारो कुछ भी ऐसा फेंक सकते हो, अलाउड है। गाली तो वैसे ही मिलने वाला है, फेंक के लो। शायद करेक्ट बोलो या उसके आसपास बोलो। कैसा कमाल लोग यार तुम लोग, हिंट भी दिया। थोड़ा जोर से। ऐसा ये तेरा दिमाग का उपज है कि तूने किसी का सुन के बोला है? नहीं मतलब ऐसा, इट इज गुड थिंग दैट यू टेल वट एवर यू वॉन्ट टू से, या किसी ने तेरे दिमाग में डाला ये चीज। ये जवाब बहुत गलत है, बहुत। नहीं लेना पड़ता है ये टाइम पे तो, ऐसा जवाब देने में। चलो बाकी प्रॉक्सिमिटी। रियली ठीक है। बोल दूसरा, दूसरा दे दे, दे दे, दे दे, तू भी दे दे, रह गया था, दे दे तू भी, बोल दे। बोलो 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 बोलो। मैं जस्ट न्यूज पढ़ रहा था, सऊदी वाले ने कुछ तो स्टेटमेंट दिया ना ट्रम्प पे, जस्ट वो पढ़ रहा था। सऊदी वाले ने बोल, हाँ उसने बोला कि यूएस वाले ने हमको अबेंडन कर दिया। जस्ट वही, दैट्स व्हाई हम, बिकॉज इसराइल के सपोर्ट में आया और हम लोग बीच में फंस गए, ऐसा चीज। बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इसराइल के सपोर्ट में आएगा, तो पूरा रीजन अभी दब गया ना उनका। चलो प्रॉक्सिमिटी। नहीं कोई खुशी वाला बात नहीं है, तुम सीए इंटर में हो। प्रॉक्सिमिटी मीन्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन जो तुम चला रहे हो, उसका जो भी रीजन वगैरह जो भी रहेगा, तुम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो या कितना जल्दी तुम वो चीज अचीव कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियर बाय। मैंने तुमको हिंट भी दिया था, प्रॉक्सिमिटी उसके आसपास का बता, हिंट भी दिया मैंने तुमको, बोला उसके आसपास का भी चलेगा। इट मीन्स ही सिंपल सा चीज है, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं, सी प्रॉक्सिमिटी मीन्स अब यूएस इसराइल सॉरी ईरान पे वॉर कर रहा है, यूएस से तो नहीं कर रहा है, उसको मालूम है उसने सब जगह पे इसके लिए बेस कैंप बना के रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज प्रॉक्सिमिटी टू रीच दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कि अगर कुछ हुआ तो हम वो टाइम पे जितना जल्दी आ सके, तो दैट इज व्हाट प्रॉक्सिमिटी। हम बोलते देखो हमारा भी, अगर हम लोग बोलते पंजाब वगैरह में सब में बेस कैंप बनाया हुआ है,
क्यों? बिकॉज कहां पर वॉर होगा तो हम लोग वहां से कितना टाइम में कहां पर पहुंच सकते हैं. सो व्हेन दे आर डूइंग ऑल्सो बिजनेस, तो वो लोग भी देखो अपने सेंटर्स या अपना जो भी बिजनेस है वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन एक ही जगह पे कर रहे हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया. क्यों? बिकॉज तो उनका वहां से ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो भी रहेगा वो लोग वो संभाल पाए. अगर मैं बोलता हूँ चाइना में ही सब प्रोडक्शन हो रहा है तो उधर से तुम सोचो ट्रांसफर करने को कितना टाइम लगेगा, कितना रिस्क रहेगा, कैसा लेके जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई दे हैव द ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर सपोज अगर जैसे हम लोग बोलते हैं एप्पल वाला अगर सपोज इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो डेफिनेटली वो सिर्फ इंडिया में सेल नहीं करेगा, उसका रीजन जो भी है आसपास का सब पार्ट आ जाएगा. क्यों? बिकॉज अब वो चाइना से ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेगा, अभी वो इंडिया से बना के भेज सकता है. उसको वहां पर प्रॉक्सिमिटी मिलेगा, हाँ चलिए फास्ट हो रहा है, उसको वहां से वे भी जल्दी मिलेगा. सो दैट इज व्हाट प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन के बिजनेस ऑपरेशन जो चला रहा है वो कहां पर. अब यूएस वाला इंडिया में आएगा, यूएस वाला दुबई में जाएगा, कहां पर है तो दे विल सी दैट एरिया. तो जब जियोग्राफिकल सेगमेंट बनाते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंट में भी दो तरीके से बनता है सेगमेंट. एक कस्टमर ओरिएंटेड सेगमेंट, दूसरा प्रोडक्शन ओरिएंटेड सेगमेंट. जियोग्राफिकल ऑल्सो वी हैव टू सेगमेंट. नंबर वन कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर्स कहां कहां पर है, और दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस कहां कहां पर हो रहा है. उनका जियोग्राफिकल में दो पार्ट है और वो हमेशा जियोग्राफिकल में दो पार्ट रहेगा. ऐसा नहीं उसमें एक पार्ट बनेगा, नहीं, ऑलवेज टू पार्ट. बिकॉज कस्टमर ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है. प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है या पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है. सो व्हेन दे हैव द जियोग्राफिकल सेगमेंट प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन बोल रहा हूं उसके एसेट्स वहां पर लोकेटेड है. अब ये सब कंट्री में जहां पर वॉर चल रहा है, सपोज उधर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा तो बंद हो गया ना, खत्म हो गया रिस्क. और ऊपर से आके एक मिसाइल गिर भी गया, समाप्त. एंड जो भी उनका बिजनेस है, कस्टमर बाकी सब जगह पे प्रोडक्ट उनको चाहिए बट नहीं आ रहा है, क्या करेगा. अभी ये सब जगह पे सऊदी ने भी अभी जैसे बोल दिया, ईरान वगैरह बोल दिया, सपोज ऑयल वगैरह का प्रोसेस अटक गया तो अपने को कितना इम्पैक्ट कहां से आएगा वो सब चीज मैटर करेगा ना उनका. अब अपने को सपोज रशिया सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली कितना प्राइस पे कर रहा है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह. एक यूएस है जो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व लेके बैठा हुआ है, बिकॉज वो यूज ही नहीं कर रहा है उसका ऑयल रिजर्व, बहुत कम 10% या 15% सिर्फ वो यूज कर रहा है. अभी वो सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहा है. बाद में जब सब खत्म हो जाएगा तब हम हमारा निकालेगा. हाँ, उनका फंडा पहले से ही वैसा है. हमारे सर जब हम लोग स्कूल में थे तब सर बोलते थे ये चीज, व्हेन वी वर इन 8 और 9th, एंड स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द सेम. तुम सोचो कितना ऑयल रिजर्व रहेगा उनके पास. इसके लिए वो आराम से बैठा हुआ है. ठीक है, बाद में अपन बैंड बजाएगा सबकी, जैसे सबकी खत्म हो जाएगा तब. सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, नंबर वन कंज्यूमर, नंबर टू प्रोडक्शन. वो प्रोडक्शन का जो भी प्रॉक्सिमिटी रहेगा, जो एरिया से वो लोग जितना जल्दी सब कवर कर सकता है या जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा सकता है, अकॉर्डिंगली उनका क्या बनेगा, जियोग्राफिकल सेगमेंट. फोर्थ, स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, आई डोंट थिंक सो ये दोनों के ऊपर मेरे को डिस्कस करने का जरूरत है. एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन जो भी है वो इफेक्ट तो करेगा ही. अभी जैसा इंडिया ने बोल दिया कि हम लोग जो भी है ब्रिक्स करेंसी में अगर डील करेंगे, डेफिनेटली डॉलर वगैरह को फर्क पड़ेगा ही. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अभी ब्रिक्स कंट्री आ गया, अपना ही इसमें डील करने वाला है, खुश सब लोग. तो उधर का जो भी है यूएस डॉलर रिजर्व वगैरह जो भी है उसमें इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम पहले सब डॉलर्स में हो रहा था, तो भी सबको फर्क पड़ जाएगा. अंडरलाइन करेंसी रिस्क आ गया पार्ट उधर ही. सो ये सब मैटर से तुम्हारा क्या बनता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट. ये फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमको जियोग्राफिकल सेगमेंट बनाने का है. ऊपर के फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमको क्या बनाने का है, बिजनेस सेगमेंट. सो वी विल प्रिपेयर दैट बिजनेस सेगमेंट एज वेल एज जियोग्राफिकल सेगमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन, या जो उन्होंने दे के रखा हुआ है.